जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आज भारत के करोड़ों लोग एक ऐसा फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे लेकर पूरे देश में कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है। क्या सच में E20 पेट्रोल आपकी कार या बाइक का माइलेज कम कर रहा है? क्या इससे इंजन डैमेज हो सकता है? सरकार बिना पूरी टेस्टिंग के इस फ्यूल को पूरे देश में लागू कर दिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट में खुद सरकार ने E20 को एक एक्सपेरिमेंट बताया? आखिर वो आरटीआई क्या थी जिसने इस पूरे मामले को और ज़्यादा विवादित बना दिया? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम किसी एक पक्ष की बात नहीं करेंगे, न सिर्फ सरकार का पक्ष, न सिर्फ ओपोजिशन के आरोप, और ना ही सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे क्लेम्स। हम समझेंगे कि सरकार क्या कर रही है, एक्सपर्ट की क्या राय है, लोग कौन कौन से सवाल उठा रहे हैं, और सबसे जरूरी, अब तक सामने आए फैक्ट्स या क्या कहते हैं। अगर आप भी E20 पेट्रोल से जुड़ा पूरा सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। इस वीडियो के अंत तक आप खुद तय कर पाएंगे कि E20 सिर्फ एक नई फ्यूल पॉलिसी है या फिर वाकई ऐसा मुद्दा जिस पर हम व्हीकल ओनर को ध्यान देना चाहिए। इस वीडियो का उद्देश्य किसी का समर्थन करना या किसी का विरोध करना नहीं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि इस पूरे मुद्दे की कंप्लीट पिक्चर आपके सामने रखी जाए, ताकि आप किसी क्लेम या वायरल पोस्ट के आधार पर नहीं, बल्कि फैक्ट्स और उपलब्ध जानकारी के आधार पर अपनी राय बना सकें। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं E20 पेट्रोल की पूरी कहानी। E20 आखिर है क्या? सबसे पहले समझते हैं कि E20 आखिर है क्या। E20 का मतलब 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। अब सवाल है कि एथेनॉल होता क्या है। एथेनॉल एक बायोफ्यूल है जिसे मुख्य रूप से गन्ने, मक्का और दूसरे एग्रीकल्चर उत्पादों से तैयार किया जाता है। भारत पिछले कई वर्षों से एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी पर काम कर रहा है। इसी के तहत धीरे धीरे पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ाई गई। सबसे पहले E5 यानी 5% इथेनॉल ब्लेंड किया गया, फिर E10 और अब देश में E20 यानी 20% एथेनॉल ब्लेंड को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इस पॉलिसी से देश को 3 बड़े फायदे होंगे। पहला, भारत का क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम होगा, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी। दूसरा, एथेनॉल की बढ़ती मांग से किसानों और शुगर इंडस्ट्री को नया बाजार मिलेगा, जिससे उनकी आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है। और तीसरा, पेट्रोल के मुकाबले एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल से कार्बन एमिशन कम करने में मदद मिल सकती है, जिससे एनवायरनमेंट पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। सुनने में ये पूरी योजना काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन सवाल तब उठने लगे जब कुछ व्हीकल ओनर ने दावा किया कि E20 इस्तेमाल करने के बाद उनकी गाड़ियों का माइलेज कम हो गया है, परफॉर्मेंस में फ़र्क महसूस हुआ और कुछ मामलों में टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी सामने आई। यहीं से E20 को लेकर पूरे देश में एक बड़ी कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई। लेकिन सवाल है, अगर E20 इतना फ़ायदेमंद है तो फिर इसे लेकर इतना बड़ा कंट्रोवर्सी क्यों खड़ा हो गया? पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर E20 को लेकर लगातार पोस्ट और वीडियो वायरल होने लगे। कुछ व्हीकल ओनर का दावा था कि E20 इस्तेमाल करने के बाद उनकी गाड़ी का माइलेज पहले से कम हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी कार या बाइक की परफॉर्मेंस पहले जैसी नहीं रही। वहीं कुछ लोगों ने इंजन और फ्यूल सिस्टम से जुड़ी दिक्कतों की भी शिकायत की। इन दावों के बाद E20 को लेकर लोगों के मन में कई सवाल खड़े होने लगे। हालांकि ये समझना भी जरूरी है कि ज़्यादातर व्यक्तिगत अनुभव और दावे थे। अब तक ऐसा कोई सार्वजनिक साइंटिफिक कंक्लूजन सामने नहीं आया जो ये साबित करता हो कि E20 सभी वाहनों में एक जैसी समस्या पैदा करता है। लेकिन जैसे जैसे ये शिकायतें और चर्चाएं बढ़ती गई, वैसे वैसे ये मामला सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर तक सीमित नहीं रहा। देखते ही देखते ये एक बड़ा पॉलिटिकल और पब्लिक पॉलिसी का मुद्दा बन गया, जहां सरकार, ऑटो इंडस्ट्री, एक्सपर्ट और आम लोग सभी अपनी अपनी बात रखने लगे। अब कहानी में एक नया मोड़ आया। सुप्रीम कोर्ट में E20 से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी के एक बयान की चर्चा शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर यह दावा वायरल हुआ कि उन्होंने E20 को एक्सपेरिमेंट कहा है। इसके बाद पूरे देश में बहस छिड़ गई। लोगों ने सवाल उठाया कि क्या सरकार देश भर में एक ऐसा ईंधन लागू कर रही है जिसका परिणाम अभी पता ही नहीं। लेकिन इसके बाद अटॉर्नी जनरल ने स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट शब्द एथेनॉल की सप्लाई और इंप्लीमेंटेशन के संदर्भ में इस्तेमाल किया था, ना कि ये कहने के लिए कि E20 नीति असुरक्षित है।
सरकार ने भी कहा कि E20 को एक्सपेरिमेंट बताने वाली व्याख्या गलत है। यही वह सवाल है जिसने पूरे विवाद को और बड़ा बना दिया। लोगों का कहना है कि अगर E20 इतना सुरक्षित है तो फिर शिकायतें क्यों बढ़ रही हैं? अगर सब ठीक है तो परीक्षणों की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती? और अगर सरकार को पूरा भरोसा है तो लोगों को E20 और सामान्य पेट्रोल में चुनने का विकल्प क्यों नहीं दिया जा रहा? यहीं से बहस सिर्फ फ्यूल की नहीं रही, ये ट्रांसपेरेंसी की बहस भी बन गई। अब सरकार का पक्ष भी समझना जरूरी है। सरकार का कहना है कि भारत हर साल भारी मात्रा में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, इस पर लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अगर पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाए तो इंपोर्ट बिल कम होगा, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और किसानों को अतिरिक्त आय मिलेगी। यही वजह है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में आगे बढ़ाया गया। सरकार का दावा है कि सिर्फ फ्यूल पॉलिसी नहीं, बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी, फार्मर इनकम और एनवायरनमेंट तीनों से जुड़ा एक बड़ा सुधार है। लेकिन क्या इस नीति को लागू करने से पहले सभी सवालों का जवाब मिल चुके थे? क्योंकि अब कहानी में एंट्री होती है एक आरटीआई की, जिसने पूरे विवाद की नई दिशा दे दी। अब कहानी का सबसे चर्चित हिस्सा। मुंबई के एक बैंकर नचिकेत देशपांडे ने सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री से जानकारी मांगी। उनका सवाल था, अगर E20 पूरे देश में लागू किया जा रहा है तो इसके टेस्ट की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं है? उन्होंने विशेष रूप से ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARAI के द्वारा किए गए टेस्ट और उनके रिजल्ट की जानकारी मांगी, लेकिन मिनिस्ट्री ने पूरी रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया। सरकार ने कहा कि जानकारी आरटीआई एक्ट की धारा 81D के तहत कमर्शियल कॉन्फिडेंस के दायरे में आती है, इसलिए इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। यहीं से एक नई बहस शुरू हुई। लोगों ने कहा, अगर पॉलिसी पूरी तरह साइंटिफिक टेस्ट पर आधारित है तो रिपोर्ट जनता से क्यों छुपाई जा रही है? वहीं सरकार का कहना था, हर टेक्निकल रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा सकती। कुछ दस्तावेजों में ऐसी जानकारी होती है जिसे कानून के तहत गोपनीय रखा जा सकता है। यह समझना जरूरी है कि रिपोर्ट सार्वजनिक न करने का निर्णय अपने आप में ही साबित नहीं करता कि E20 असुरक्षित है, लेकिन इस फैसले ने ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल जरूर खड़े किए हैं। जब सोशल मीडिया पर इंजन खराब होने और माइलेज घटने के दावे तेज किए, तब पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी सामने आए। उन्होंने कहा कि E20 से इंजन खराब होने के दावों का कोई व्यापक वैज्ञानिक परिणाम नहीं। उनके अनुसार अगर वाहन E20 कंपैटिबल है और उसकी नियमित सर्विस होती है तो ऐसी समस्याओं की आशंका नहीं है। उन्होंने ये भी माना कि एथेनॉल की ऊर्जा पेट्रोल से कम होती है, इस वजह से माइलेज में थोड़ी कमी आ सकती है। लेकिन उनके अनुसार ये एक सामान्य तकनीकी बात है, कोई असामान्य समस्या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बिना परीक्षण के E25 जैसे अगले चरण की ओर नहीं बढ़ेगी। जिन्होंने भारत में एथेनॉल और बायोफ्यूल की सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। गडकरी ने साफ कहा, अगर किसी व्यक्ति की गाड़ी को E20 की वजह से वास्तव में नुकसान हुआ है तो वो उसका विवरण सामने लाए। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी शिकायतों की जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत को भविष्य में एथेनॉल, फ्लेक्स फ्यूल, बायोफ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन और अन्य वैकल्पिक ईंधनों का ओर बढ़ना ही होगा। उनके अनुसार भारत हर साल भारी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता है। अगर इसका विकल्प तैयार किया जाता है तो इससे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, किसानों को नया बाजार मिलेगा और प्रदूषण भी कम होगा। अधिकांश ऑटोमोबाइल्स एक्सपर्ट मानते हैं कि एथेनॉल की ऊर्जा पेट्रोल से कम होती है, इसलिए E20 इस्तेमाल करने पर कुछ वाहनों में लगभग 3 से 5% तक माइलेज कम हो सकता है। ये कोई नई बात नहीं, दुनिया के कई देशों में एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल के साथ देखा गया है। दूसरी बात, सभी वाहन एक जैसे नहीं होते। E20 कंपैटिबल गाड़ियों को इसी ईंधन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है, लेकिन कुछ पुराने मॉडलों में निर्माता अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, अपनी गाड़ी की ऑनर मैनुअल देखें या ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर से जानकारी लें। क्या सोशल मीडिया पर वायरल हर वीडियो सही है? जवाब है, जरूरी नहीं। कुछ लोगों की वास्तविक समस्याएं हुई हों, यह संभव है। लेकिन हर शिकायत का कारण सिर्फ E20 ही था, यह कहना भी सही नहीं होगा। वाहन की एज, मेंटेनेंस, फ्यूल क्वालिटी, ड्राइविंग कंडीशन और इंजन की स्थिति, इन सब का भी असर पड़ता है। इसलिए किसी एक वायरल वीडियो के आधार पर पूरे देश के लिए निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। अगर सरकार ये कह रही है कि नीति देश हित में है, तो कुछ लोग इसे लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। क्या इस पूरे विवाद के पीछे सिर्फ तकनीकी कारण है या फिर इसमें राजनीति, कारोबारी हित और नैतिक सवाल भी जुड़े हुए हैं? विपक्ष क्या आरोप लगा रहा है?
नितिन गडकरी के परिवार से जुड़े बायोफ्यूल कारोबार पर क्या सवाल उठे, गडकरी ने उनका क्या जवाब दिया और आखिर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आम नागरिक को क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए। दोस्तों, E20 का विवाद सिर्फ माइलेज और इंजन तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे इसमें राजनीति भी जुड़ गई। विपक्ष के कुछ नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कई सोशल मीडिया क्रिएटर ने सवाल उठाया कि क्या E20 नीति के पीछे सिर्फ राष्ट्रीय हित है या इससे कुछ उद्योगों को भी बड़ा फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लंबे समय से एथनॉल, बायोफ्यूल और फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के समर्थक रहे हैं। उन्होंने कई मंचों पर कहा है कि भारत को पेट्रोल और डीजल पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और वैकल्पिक ईंधनों की ओर बढ़ना चाहिए। यहीं से कुछ लोगों ने हितों के टकराव, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल उठाया। मीडिया रिपोर्टों और राजनीतिक बयानों में ये मुद्दा उठाया गया कि गडकरी के परिवार से जुड़े कुछ कारोबारी हित बायोफ्यूल और इथेनॉल के क्षेत्र में हैं। इसी बेस पर सवाल पूछा गया, क्या ऐसी स्थिति में नीति निर्माण पूरी तरह निष्पक्ष माना जा सकता है। ये सवाल सार्वजनिक बहस का हिस्सा बना, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। अब तक कोई अदालत, सरकारी जांच एजेंसी या आधिकारिक जांच यह निष्कर्ष नहीं निकाल पाई कि E20 नीति किसी निजी कंपनी या गडकरी के परिवार को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई थी। इसलिए इस विषय को आरोप और जवाब दोनों के साथ देखा जाना चाहिए। नितिन गडकरी ने ऐसे आरोपों को खारिज किया। उनका कहना है, अगर कोई यह कहता है E20 से किसी वाहन को नुकसान हुआ तो वो वाहन का विवरण सामने लाए। उन्होंने ये भी कहा, एथनॉल नीति किसी एक व्यक्ति या कंपनी के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। गडकरी का तर्क है, भारत हर साल भारी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता है। इससे देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है और एथनॉल का उपयोग बढ़ता है। तो इससे तेल आयात कम होगा, किसानों की आय बढ़ेगी, प्रदूषण कम होगा और भारत ऊर्जा के मामले में अधिक आत्मनिर्भर बनेगा। उनका यह भी कहना है कि भविष्य पेट्रोल और डीजल का ही नहीं, भारत को फ्लेक्स फ्यूल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन हाइड्रोजन, बायो CNG और सस्टेनेबल फ्यूल सभी विकल्पों पर साथ साथ काम करना चाहिए। दुनिया के कई देशों में एथनॉल ब्लेंड फ्यूल का उपयोग वर्षों से हो रहा है। उदाहरण के लिए ब्राजील में कई दशकों से एथनॉल आधारित ईंधन का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। अमेरिका में भी E10 और कुछ क्षेत्रों में E15 और E25 जैसे मिश्रण उपलब्ध हैं। हालांकि हर देश की तकनीक, ईंधन मानक और जलवायु अलग होती है, इसलिए किसी एक देश का अनुभव सीधे दूसरे देश पर लागू नहीं किया जा सकता। अगर हम सोशल मीडिया उपभोक्ताओं और वाहन मालिकों की बात सुने तो उनकी मुख्य चिंताएं हैं, क्या माइलेज कम होगा, क्या पुरानी गाड़ियों पर असर पड़ेगा, अगर भविष्य में कोई समस्या है तो जिम्मेदारी किसकी होगी, और ये सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार को टेस्ट रिपोर्ट अधिक ट्रांसपेरेंसी के साथ सार्वजनिक करनी चाहिए। ये ऐसे सवाल हैं जिन पर बहस अभी भी जारी है। अगर पूरे विवाद को एक तरफ रखकर केवल उपलब्ध फैक्ट्स को देखें तो तस्वीर कुछ इस प्रकार है। E20 नीति का उद्देश्य तेल आयात कम करना, किसानों को लाभ पहुंचाना और प्रदूषण कम करना है। एथनॉल की ऊर्जा पेट्रोल से कम होने के कारण कुछ वाहनों में माइलेज थोड़ा कम हो सकता है। सरकार का कहना है कि E20 कंपैटिबल वाहनों में इंजन खराब होने का कोई व्यापक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। कुछ वाहन मालिकों ने अपने अनुभव के आधार पर शिकायतें की है, लेकिन हर शिकायत का कारण E20 ही था, ये अब तक सिद्ध नहीं हुआ। RTI के माध्यम से मांगी गई ARAI की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई, जिससे ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठे। नितिन गडकरी और उनके परिवार से जुड़े कारोबारी हितों को लेकर सार्वजनिक बहस हुई, लेकिन अब तक ऐसा कोई आधिकारिक निष्कर्ष नहीं आया कि E20 नीति निजी लाभ के लिए बनाई गई थी। दोस्तों, E20 का विवाद सिर्फ एक ईंधन का विवाद नहीं, ये विज्ञान, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, किसानों की आय, सरकारी नीति और पारदर्शिता, इन सभी विषयों पर जुड़ा हुआ है। एक तरफ सरकार कहती है कि यह भारत के भविष्य के लिए जरूरी कदम है, दूसरी तरफ आलोचक कहते हैं कि जनता के सामने अधिक साइंटिफिक डाटा और परीक्षण रिपोर्ट रखी जानी चाहिए। सच शायद इन दोनों के बीच है। किसी भी नई नीति पर सवाल पूछना लोकतंत्र का हिस्सा है और सरकार का जवाब देना भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए किसी वायरल वीडियो या राजनीतिक बयान के आधार पर नहीं, बल्कि उपलब्ध तथ्यों, वैज्ञानिक प्रमाणों और आधिकारिक जानकारी के आधार पर अपनी राय बनाइए। अगर आपको ये वीडियो संतुलित और जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे शेयर करें, ताकि बहस तथ्यों पर हो, अफवाहों पर नहीं। धन्यवाद।